गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम पढ़ेंगे इतिहास का पाठ 2। पाठ का नाम है संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। तो ये पाठ भी हमारे पाठ 1 की तरह 5 अंक का है। आप ध्यान रखोगे पाठ कितने अंक का है? 5 अंक का। और इस पाठ में से भी आपके एक प्रश्न 4 अंक का आएगा और एक प्रश्न 1 अंक का, पहले पाठ की तरह। ठीक है, 4 अंक का लघुतरात्मक प्रश्न और 1 अंक का अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो इसी के अनुसार हमें इस पाठ की तैयारी करनी है। इस पाठ के हम 1-1 नंबर के प्रश्न भी देखेंगे और 4-4 नंबर के प्रश्न कौन से बन रहे हैं वो भी देखेंगे। पाठ है 5 अंक का, तो 5 अंक महत्व रखते हैं। देखो, इस पाठ में हम 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक की घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक भारत में कौन कौन सी घटनाएं घटी और उस काल को संघर्षकालीन भारत क्यों कहा गया। उसके बाद भी भारत ने तो संघर्ष ही किया है। 1757 में क्या होता है? प्लासी का युद्ध हुआ और प्लासी के युद्ध में जो है बंगाल का नवाब हार जाता है अंग्रेजों से और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। फिर भी हमने अंग्रेजों से संघर्ष किया, यहाँ बाहरी आक्रमणकारियों से संघर्ष किया और मुसलमानों से संघर्ष किया 1206 से 1757 तक। और फिर हमने जो है अंग्रेजों से संघर्ष किया। 1947 में जाकर हम आजाद हुए हैं। तो इस पाठ में अपन 1206 ईस्वी से पढ़ेंगे और 1206 ईस्वी में क्या होता है कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। और फिर दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल आ जाते हैं, यानी मुस्लिम आक्रांता जो थे उन्होंने भारत पर अधिकार कर लिया था 1206 से। जो 1757 ईस्वी तक जो है, जैसे सिराजुद्दौला था बक्सर के युद्ध में, तो वो भी मुसलमान ही था। और 1757 ईस्वी तक हम इन मुस्लिम आक्रांताओं से ही संघर्ष करते रहे और उसके बाद जो है कौन आ गए भारत में? अंग्रेज, यानी ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो गई। तो देखो, आप किताब खोल लो, किताब में देखो, भारत पर लगातार विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए। भारतीयों ने इन आक्रमणों का वीरतापूर्वक विरोध किया, संघर्ष किया। भारतीयों ने प्रारंभिक अरबी एवं मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित करके खदेड़ दिया। अमर खलीफा के समय 636 ईस्वी में अरबों द्वारा पहला समुद्री आक्रमण ठाणे पर हुआ। इस पर अंडरलाइन कर लो, ये 1 नंबर का प्रश्न बनेगा कि भारत में पहला जो है समुद्री आक्रमण कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया? तो किसने किया? अमर खलीफा के समय हुआ था 636 ईस्वी में। अरबों द्वारा किसने किया? अरबों ने, अरब आक्रमणकारियों ने। और ठाणे पर हुआ, कहाँ हुआ? ठाणे पर। तो इस पर अंडरलाइन करके किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। किताब फुतुह अल बुल्दान में उल्लेख है कि अरबों का यह अभियान विफल रहा। इस आक्रमण में जो है, समुद्री आक्रमण में अरब जो है विफल रहे, यानी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद बड़ौच पर सिंध के डेबाल बंदरगाह पर अरबों का आक्रमण हुआ। यह आक्रमण भी असफल रहे। चचनामा में उल्लेख मिलता है कि डेबाल के संघर्ष में अरब सेना नायक जो है मुदीरा पराजित हुआ और मारा गया। ये जो है अरब आक्रमणकारी, ये भी विदेशी थे, मुसलमान थे और इन्होंने जो है ये आक्रमण किए। इन्हीं की ये पुस्तकें हैं, फुतुह अल बुल्दान, चचनामा। इन पुस्तकों से जो है हमें इनके आक्रमणों के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखो, हम यहाँ देखेंगे कि जैसे पहला समुद्री आक्रमण हुआ वो भी विफल हुआ। फिर सेना नायक ये मुदायरा पराजित हो गया, यहाँ डेबाल पर आक्रमण किया उसने तो जो है वो भी पराजित हो गया। तो भारतीयों ने इन विदेशियों से हमेशा से ही जो है कड़ा संघर्ष किया और ये विदेशियों को जो है पराजित भी किया, कई बार पराजित किया। लेकिन ये विदेशी इतने नकटे थे कि बार बार आक्रमण करते थे अपनी पूरी तैयारी के साथ, और उसका सिर्फ एक ही कारण था, भारत की धन संपदा। भारत प्रारंभ से ही हमने पढ़ा स्वर्णिम भारत था, वैभवशाली भारत था। यहाँ अपार धन संपदा थी जिसका जो है इन विदेशी आक्रमणकारियों को, अरबों को, अफगानों को जो है ये पता था और वो ये इस बात को जानते थे। इसलिए इनका उद्देश्य, भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य भारत की धन संपदा लूटना ही होता था।
ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक नंबर का प्रश्न नंबर खलीफा का समुद्री आक्रमण का बन जाएगा आपके। उसके बाद देखो मुख्य बाह्य आक्रमणकारी कौन थे, ये तो आए आक्रमण किए और चले गए। इसके बाद आपके ये मुख्य आक्रमणकारी में आएगा आपके मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण देखो 712 से 714 ईस्वी तक जो है मोहम्मद बिन कासिम आया था भारत में। और 712 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के पर आक्रमण किया। सिंध जो अपने कहाँ है, उत्तर भारत में, उत्तर भारत में सिंध पर आक्रमण किया और सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर दिया। वैसे सिंध के राजा दाहिर ने और उसकी सेना ने बहुत अच्छा मुकाबला किया था, कड़ा संघर्ष किया था अरे इन मुसलमानों की सेना से। लेकिन क्या होता है कि एक तीर दाहिर जो सिंध का राजा दाहिर था उसको लग जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, जिससे सेना जो है घबरा जाती है, सेना मैदान छोड़ के चली जाती है और मोहम्मद बिन कासिम जो है यहाँ पर अपना अधिकार कर लेता है। तो ये 712 से 714 ईस्वी तक रहा। फिर आया मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी, जो 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी तक जो है भारत में रहा, भारत पर आक्रमण किया और यहाँ से खूब अपार धन संपदा लूट कर यहाँ से ले गया। तो देखो, और उसके बाद आया मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी अफगान आक्रमणकारी था, गौर प्रदेश का। इसने भी भारत पर खूब आक्रमण किए और अपार धन संपदा लूटी। और मोहम्मद गोरी दिल्ली तक पहुंच गया, ये तो फिर भी पीछे ही रह गए थे, गुजरात तक और यहाँ तक ही थे मोहम्मद बिन कासिम, मालवा तक, यहाँ तक मोहम्मद गजनवी। और मोहम्मद गोरी जो क्या था, बड़ा ही महत्वाकांक्षी शासक था। इसने जो है ये दिल्ली तक पहुंच गया और दिल्ली में जो है इसने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। तो देखो इनके बारे में पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम 712 से 714 ईस्वी तक। 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया है, भारत में पहली बार इस्लामिक सत्ता स्थापित कर ली। कहाँ, सिंध में। और इसका उद्देश्य था धन संपदा लूटना। धन संपदा यहाँ से लूटा और चला गया वापस अपने देश। महमूद गजनवी 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी तक था। कश्मीर के शासक जयपाल और आनंदपाल से इसने कड़ा संघर्ष किया। भारत की धन संपदा लूटने के उद्देश्य से इसने आक्रमण किया। और 1025 ईस्वी में इसका प्रमुख आक्रमण था, गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा और अपार धन संपदा लेकर यहाँ से चला गया। तो ये महमूद गजनवी ने वैसे सोमनाथ मंदिर पर कई बार आक्रमण कर दिए थे, इसने लूट लिया था, लेकिन जब इसको संपदा मिलती गई तो ईंट से ईंट बजा दी। 1025 में इसने उस मंदिर को ध्वंस कर दिया और अपार धन संपदा लूट कर यहाँ से चला गया। कौन, महमूद गजनवी। इस प्रकार ये बाहरी आक्रमणकारी जो थे हमेशा से ही हमारे भारत को लूटते रहे। अब फिर आया मोहम्मद गोरी, जो 1174 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत में रहा। 1174 ईस्वी में मोहम्मद गोरी भारत आया और 1175 ईस्वी में भारत पर इसने पहला आक्रमण कर दिया, मुल्तान पर। मुल्तान के विरुद्ध आक्रमण किया, वहां ये पराजित हुआ। उसके बाद जो आक्रमण किया, 2-3 आक्रमणों में पराजित हुआ, लेकिन जो है इसने हार नहीं मानी और वो जो है फिर आगे बढ़ता गया। 1191 में इसने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया था, तराइन का पहला युद्ध हुआ था। इसके बारे में इतिहासकारों में भी मतभेद है। कई इतिहासकार कहते हैं कि मोहम्मद गोरी ने 17 बार आक्रमण किया था पृथ्वीराज चौहान पर, 16 बार हार गया, 17वीं बार में जीता था। लेकिन मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के 2 युद्ध ज्यादा प्रसिद्ध है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, तो इसमें भी मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से हार गया था। लेकिन 1192 में जो है पूरी तैयारी के साथ मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया और इसने मोहम्मद गोरी ने जो है अपनी मुस्लिम सत्ता स्थापित कर ली। अब 1192 के बाद 1194 में इसने जयचंद पर आक्रमण किया और इधर उत्तर भारत में इसने जो है अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। फिर 1206 ईस्वी में गोरी जो है अपने देश जाने के लिए तैयार हुआ और यहाँ का दिल्ली का शासन जो है इसने, यहाँ का जो शासन यहाँ जीते थे ना भारत में, वहाँ का शासन जो है अपने ही एक दास गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर यहाँ से गोरी वापस चला गया। और कई इतिहासकार अलग अलग बातें बताते हैं इसके बारे में, लेकिन 1206 में कहा जाता है कि जब गोरी अपने देश जा रहा था तो खोखरों द्वारा जो है रास्ते में ही इसकी हत्या कर दी गई थी। क्योंकि जब ये भारत आया तो खोखरा एक जनजाति थी अपने
यहाँ पर भारत में, उत्तरी भारत में। उनको जो है इसने बहुत परेशान किया था, उनको खूब लूटा था, मार दिया था निर्दोष लोगों को, इसलिए खोखरों ने इनकी हत्या कर दी। कई इतिहासकार और पृथ्वीराज रासोमेर इनमें उल्लेख मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर वहां ले गया था, गौर प्रदेश। ऐसी कई घटनाएं मिलती है। तो इस तरह से ये जो है, जैसे बाह्य आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम है, महमूद गजनवी है, मोहम्मद घोरी है। और भारत में जो मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की निश्चित, वो कौन था? मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी ने ही ज्यादा प्रदेश को जीता था। और ये अपने दास जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका सेनापति भी था और दास भी था, उसको जो है यहाँ का शासक बनाकर घोरी अपने देश चला गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर जो है दिल्ली सल्तनत यानी दास वंश की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत, उसको हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं। ठीक है, तो ये संघर्षकालीन भारत में संघर्ष यहीं से शुरू होता है हमारा। पहले भी देखा था हमने कि भारतीयों ने तो हमेशा से संघर्ष ही किया है। एक ये सारणी आपकी। अब देखो दिल्ली सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम भी चला गया, महमूद गजनवी भी चला गया लूट लाट के, मोहम्मद घोरी ने भी खूब लूटा और अपार धन संपदा लेकर गया यहाँ से। लेकिन इसने सत्ता स्थापित की यहाँ पर, और अपनी सत्ता इसने समाप्त न करके अपने दास को दे दी। ऐसा भी कहा जाता है कि मोहम्मद घोरी की कोई पुत्र नहीं था, तो इसके दास जो विश्वसनीय था ये कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको यहाँ का शासक बनाकर ये चला गया। तो अब 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना कर दी यहाँ पर, जिसको यामिनी, इलवरी और गुलाम वंश, दास वंश या गुलाम वंश, यामिनी वंश, इलवरी वंश, इन नामों से भी जाना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का काल कब से कब तक है? 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, आज अपन इस सारणी के माध्यम से पूरे दिल्ली सल्तनत काल को देख लो, कल अपन विस्तृत पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो आप इधर आपके दास वंश। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में कौन से वंश ने शासन किया? 5 राजवंशों ने शासन किए दिल्ली सल्तनत पर। दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया? 5 राजवंशों ने। उसमें देखो आप, 5 राजवंशों ने दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, ये 5 राजवंश है जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। लोधी वंश में अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को 1526 के पानीपत के युद्ध में जो है मुगल जो था बाबर, वो भी अफगान का ही था, उसने हराया और मुगल साम्राज्य की स्थापना कर ली। यानी 1526 के बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। तो दिल्ली सल्तनत काल में कितने शासक है? 5, दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, पहले तो आप इनका नाम याद रखोगे। अब देखो सबसे पहले दास वंश। दास वंश में आप देखो आप क्या आएगा दास वंश में? सबसे पहले कुतुबुद्दीन। दास वंश का काल है आपके 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दास वंश के यानी गुलाम वंश के शासकों ने शासन किया। उसमें सबसे पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका काल 1206 से 1210 ईस्वी तक। फिर बनता है इल्तुतमिश, जो इसी का दामाद था, उत्तराधिकारी और दामाद भी था, 1210 से 1236 ईस्वी। फिर आती है इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान। कौन है बनती है शासक उसके बाद? इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान जो है शासक बनती है, जो 1236 से 1240 तक शासक रहती है। और इसके बाद 1240 में रजिया की हत्या हो जाती है। उसके बाद इसके भाई शासक बनते हैं 1240 से 42 तक। बहराम शाह रहता है 1242 से 1246 तक। मसूद शाह 1246 से 1265 तक। नसरुद्दीन मोहम्मद ने सत्ता संभाली और फिर नसरुद्दीन मोहम्मद को जो है उसी के सेनापति बलबन ने जो है हत्या की और बलबन जो है 1265 में इसका शासक बन गया। किसका? दिल्ली सल्तनत का। तो और बलबन का काल होता है 1265 से 1290 ईस्वी तक बलबन का काल है। ठीक है, तो ये दास वंश के शासक हो गए कौन कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। और इनका काल हो गया ये सारणी आपको ऐसे कैसे बनानी है, याद रखनी है। इसके बाद आएगा आपके खिलजी वंश। दूसरा वंश कौन सा है?
खिलजी वंश। खिलजी वंश का काल है 1290 से। अब बलबन के बाद भी और शासक बनते हैं, बलबन की मृत्यु हो जाती है। बलबन के बाद जो है इसका भतीजा है क्यूकस था एक, और उसके बाद क्यूमर्स, क्यूमर्स शासक बनता है बलबन के बाद। और 1290 में क्यूमर्स की हत्या उसी के सेनापति जलाल, प्रधानमंत्री सेनापति जो होता है जलालुद्दीन खिलजी, वो करता है, और खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है 1206 से। बलबन पहले ही था वैसे तो, 1290 तक बलबन ने जो है शासन नहीं किया था, 1286 तक ही किया था बलबन ने शासन। बलबन 1286 तक है, लेकिन उसका काल उसके उत्तराधिकारियों ने शासन किया था 1290 तक। ठीक है, तो और फिर 1290 में खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। जलालुद्दीन खिलजी करता है खिलजी वंश की स्थापना, और उसका काल है 1290 से 1296 ईस्वी तक। इसके बाद जो है जलालुद्दीन खिलजी जब शासक बनता है तब बूढ़ा होता है 70 साल का, तो उसकी हत्या जो है उसका भतीजा और दामाद था अलाउद्दीन खिलजी, वो उसकी हत्या कर देता है। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली सल्तनत का शासक बन जाता है, जो 1316 तक शासन करता है। कब तक? 1316 ईस्वी तक। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद जो है उसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी शासक बनता है। और उसके बाद जो है नसरुद्दीन शाह है, नसरुद्दीन खुसरो शाह सुल्तान बनता है। फिर खुसरो शाह के बाद जो है खिलजी वंश का अंत हो जाता है, और तुगलक वंश की स्थापना होती है। तुगलक वंश है 320 ईस्वी से 414 ईस्वी तक तुगलक वंश होता है। ठीक है, 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक बनता है, और उसके बाद ये बनता है आपके कौन? नसरुद्दीन खुसरो शाह। और नसरुद्दीन खुसरो शाह की जो है हत्या करके जो है तुगलक वंश का फिरोज ये गयासुद्दीन तुगलक शासक बन जाता है। ये इस तरह का कितनी गंदी राजनीति थी देखो, सब एक दूसरे को मार कर। तो अलाउद्दीन 16 तक तो अलाउद्दीन, इसके बाद ये कुतुबुद्दीन और नसरुद्दीन खुसरो शाह बनता है यहाँ। और फिर जो है 1320 में गयासुद्दीन तुगलक शासक बन जाता है। तुगलक वंश का काल है 1320 से 1414 ईस्वी तक। 1320 से 1325 तक गयासुद्दीन तुगलक शासक रहता है। और 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, और मोहम्मद बिन तुगलक या मोहम्मद तुगलक शासक बन जाता है 1325 से 1351 ईस्वी तक। ठीक है, और फिर 1351 में शासक बनता है फिरोज शाह तुगलक, जो 1388 ईस्वी तक शासक रहता है। 1388 में फिरोज शाह की मृत्यु हो जाती है, और उस समय जो है भारत पर एक और तुर्क आक्रमणकारी तैमूर लंग आक्रमण करता है, और वो 1398 तक जो है भारत में खूब लूटपाट मचाता है। और बाद में जो है तैमूरलंग जो है यहाँ का शासक अपने पुत्र खिज्र खां को देकर चला जाता है, और खिज्र खान ने जो है यहाँ पर सैयद वंश की स्थापना की। खिज्र खान ने कौन से वंश की? सैयद वंश की, जो 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक रहा। तो इसमें 1414 में खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की, जो 1421 तक खिज्र का शासक रहा। फिर 1421 से 1434 तक मुबारक शाह शासक रहा, और मुबारक शाह के बाद आलम शाह शासक बना, जो 1434 से 1451 तक रहा। और 1451 में आलम शाह ने जो है अपनी इच्छा से स्वेच्छापूर्वक दिल्ली का शासन त्याग दिया, और अब जो है स्वेच्छा से शासन त्यागने के बाद जो है दूसरा वंश जो लोधी वंश था, लोधी वंश का बहलोल लोधी जो है यहाँ का शासक बन गया। कहाँ का? दिल्ली का। ये भी इसके के आलम शाह के शासन काल में ही था बहलोल लोधी। तो जो है बहलोल लोधी ने से यहाँ पर दिल्ली सल्तनत पर शासन किया 1451 ईस्वी से। लोधी वंश का काल है 1451 से 1526 ईस्वी तक। तो जो है ये 1451 में जो है शासक बना बहलोल लोधी। 1451 से 1489 तक शासन रहा। बेटा थोड़ा सा यहाँ सही कर लेना आप, ये 1451 है। ये बहलोल लोधी का काल कितना है? 1451। ठीक है, यहाँ आप थोड़ा ध्यान रखिए। कहाँ? एक मिनट, ये यहाँ 1451 करोगे इसको सारणी। 1451 से 1489 तक बहलोल लोधी रहा। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर शाह लोधी शासक बना 1489 से
1517 तक मैं बोल रही हूँ, उसके अनुसार देख लेना आप, ठीक है। बहलोल लोदी 1451 से 1489 तक, सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक, और 1517 में बनता है लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी, जो 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन करता है दिल्ली सल्तनत पे। और उसके बाद जो है 1526 ईस्वी में मुगल आक्रमणकारी जो है बाबर का आक्रमण होता है, और पानीपत का युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में युद्ध होता है। उसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है, बाबर जीत जाता है, और दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है, और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी दिल्ली सल्तनत का काल होगा। इसको आप, इस सारणी को आप कॉपी में बनाओगे, और वो पहले जो दिया था ना आपको ये वाला, ये भी आप लिखोगे, ठीक है। ये भी आपको कॉपी इसमें लिखना है, ये आपको लिखना है पूरे नोट्स कॉपी में ढंग से। और इसके बाद जो है आपको ये सारणी ऐसे कि ऐसे जो है कॉपी में बनानी है। इनका नाम याद करना है। दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया, पांचों का नाम याद करोगे। फिर कौन से वंश में कौन कौन शासक थे, इनका नाम याद करोगे, इनका काल, ये आपको याद होगा तो आपको ढंग से जो है चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो आज का वर्क आपका यही है, ये जो है सारे नाम याद करके इनका काल, और एक बार आप इनकी रीडिंग कर लेना दिल्ली सल्तनत तक, ठीक है। यहाँ तक लोधी वंश का जो अंत होता है ना, यहाँ तक। पानीपत का युद्ध होता है ना 1526 में, इसको युगांतकारी युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक युग का अंत होता है, दिल्ली सल्तनत का अंत होकर दूसरा युग यानी मुगल साम्राज्य शुरू हो जाता है। लोधी दिल्ली सल्तनत काल का अंत हो जाता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। कौन से युद्ध के बाद? 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। तो थोड़ा सा इस चार्ट के माध्यम से, और पूरा विवरण इसका आप किताब में पढ़ोगे जैसे मैंने बताया वैसे, और थोड़ा ढंग से याद करने की कोशिश करोगे, ठीक है। ये यहाँ पर आप 51 कर लेना। बहलोल लोदी का काल 1451 से 1489 तक है, ठीक है। थोड़ा सुधार लेना बेटा।